नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पहचान पर। और आज हम कक्षा 10 SST ज्योग्राफी का तीसरा अध्याय जल संसाधन है उसके सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले पार्ट के अंदर मैंने आपको जो महत्वपूर्ण बातें थी वो बता चुका हूं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले पार्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा। और आप में से जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और जो पहले से बने हुए हैं वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के 4 से 4.5 महीने ही आपके पास बचे हैं और तैयारी करने के लिए बहुत ही अच्छा ये समय है। देखिए, मैं रैशनलाइज सिलेबस जो है आपका कंटेंट है हरियाणा बोर्ड 2023-24 के अकॉर्डिंग ये सारा जो सिलेबस है ये कवर करवा रहा हूँ। फिलहाल आज के अपने इस टॉपिक में हम जल संसाधन का जो बचा हुआ पार्ट है, जिसमें हम बहुउद्देशीय परियोजनाएँ, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएँ, इनके क्या उद्देश्य हैं, लाभ और हानि क्या हैं, और वर्षा जल संग्रहण, इन 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो पिछले जो इस चैप्टर की जो वीडियो रही थी उसमें मैंने आपको बताया था जल संसाधन क्या है, जल दुर्लभता क्या है, उसके क्या कारण हो सकते हैं और किस तरह लोग पानी का जो संरक्षण है वो कर सकते हैं। फिलहाल आज हम जो पढ़ेंगे वो स्टार्टिंग करने वाले हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से। देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे इसके नाम को देखो, बहुउद्देशीय यानी उद्देश्य एक से ज़्यादा होंगे। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएँ कौन सी परियोजनाएँ होती हैं? देखो, ऐसी परियोजनाएं जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं उनको हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। अब बात ये आती है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं क्या हैं? नदियों के बांध का जो पानी है, जब उसका प्रयोग एक से अधिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो वो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं कहलाती हैं। देखो, हमें ये भी पता है कि बहुत सारी भारत में ऐसी नदियाँ हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, और वो जो बांध बनाए गए हैं उनका उद्देश्य क्या है? शायद आप में से बहुत को पता होगा कि नदियों पर बांध बनाना जो है वो मूल रूप से सिंचाई के लिए किया जाता था पहले, लेकिन आज उसमें बहुत तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो फिलहाल पहला जो पॉइंट है इसमें हम बात करते हैं बांध की और बांध से होने वाले लाभ की। बांध क्या है? एक्चुअल में नदियों का जो पानी है उस पानी को जब रोक लिया जाता है कृत्रिम रूप से, तब उस पानी को रोक कर बहुत सारे अन्य उद्देश्यों के लिए या फिर सिंचाई के लिए या बहुत सारे कामों के लिए उस बांध के पानी का प्रयोग किया जाता है। कई बार अतिरिक्त वर्षा का पानी नदी में आने पर बांध के द्वारा ही उसको रोका जाता है। अभी रिसेंटली जो ट्रेजेडी हुई है हिमाचल के अंदर या हरियाणा पंजाब के अंदर, तो उससे भी आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बांध कच्चे थे पक्के थे वो एक अलग बात है, लेकिन बांध बनाए किस लिए जाते हैं वो आपको अच्छी तरीके से पता है। तो बांध और उनके लाभ ये हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इनके उद्देश्य क्या हैं। देखिए, यहाँ पे तीसरा पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, लाभ व हानि। तो अगर मैं बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के उद्देश्यों की बात करूं या लाभ की बात करूं तो दोनों चीज़ें सेम हैं। आप अपनी बुक में जब आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना NCERT की इसी बुक के अंतर्गत, तो आपको उसमें उद्देश्य और जो लाभ हैं वो अलग से छांटने की जरूरत नहीं है। मैंने पॉइंट्स के रूप में यहाँ पे लिख दिए हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के क्या उद्देश्य हैं या उनसे क्या लाभ हैं, तो आप इन्हीं पॉइंट्स को लिख कर इनकी डिटेल्स आपको लिखनी है। क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बड़ा आता है या 3 नंबर का आता है तो आपको कम से कम मिनिमम में 2 से 2.5 लाइन जरूर लिखनी पड़ेंगी, तभी आपको मार्किंग या नंबर अच्छे मिल पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इनके उद्देश्यों की या लाभ की। तो सबसे पहला ही इसमें पॉइंट लिख रखा है जल विद्युत उत्पादन। देखो, आपको ये पता है कि हमारे देश के अंदर बिजली का जो उत्पादन है वो अधिकतर पानी से प्राप्त किया जाता है, यानी बिजली पैदा की जाती है पानी के द्वारा ही। तो जो बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं उन पे जो बांध बनाए गए हैं उन बांधों के द्वारा हम क्या करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं। और इसी बिजली के उत्पादन से हम क्या करेंगे, हमारी जो औद्योगिक जो आवश्यकताएं हैं या घरेलू जो आवश्यकताएं हैं बिजली से संबंधित, वो भी पूर्ति की जाती है इसी जल विद्युत उत्पादन से। ठीक है, और अगर हम जल विद्युत उत्पादन की बात करें तो इसके लिए जल विद्युत उत्पादन के लिए ये जो है बहुत ही कारगर साबित हुई हैं। हम सिर्फ लाभ या उद्देश्य की बात करें, फिलहाल हम लाभ की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें सिंचाई। देखिए, वर्षा का जो प्रारूप है वो अनिश्चित है। हमें ये तो नहीं पता ना कि मानसून कब आएगा कब जाएगा, अंदाज़ा है बट वो कंफर्म नहीं है कि वो आएगा ही उसी टाइम पे या बारिश जितनी हमें चाहिए उतनी होगी। कई बार उम्मीद से बहुत ही कम बारिश होती है या फिर कई बार बारिश बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब बारिश कम होती है, स्कैरसिटी होती है रेनफॉल की, तब उस कंडीशन में यही नदियों का जो बांध के ऊपर जो हमने पानी कलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है, वही काम आता है सिंचाई के लिए। और आपको ये भी पता है, देखिए, अगर फसलों को सिंचाई प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी तो उत्पादन भी अच्छा होगा और एक देश का जो आर्थिक विकास है वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अनाज का उत्पादन या प्राइमरी जो सेक्टर है, प्राथमिक जो एक्टिविटीज़ जो आती हैं, क्रियाएँ जो क्रियाकलाप जो आती है, जैसे कृषि के लिए
हम बात करते हैं सिंचाई के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये कारक माना गया है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे दोनों पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, नौचालन में पर्यटन। देखो एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं, लेकिन जब कृत्रिम रूप से हम जो बहता हुआ पानी है उसको इकट्ठा करके उसके ऊपर इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं तो इससे क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू का मतलब है आर्थिक लाभ हमें प्राप्त होगा, और वही आर्थिक लाभ क्यों ना सरकार करती भी है। ऐसा है, जो लाभ मिलता है इस नौचालन और पर्यटन के द्वारा, उन्हीं पैसों को वो उसी एरिया के डेवलपमेंट के लिए लगा देती है। इससे फ़ायदा हमें क्या हुआ, एक तो हमने नदियों पर बांध बना कर उस पानी को रोक दिया ताकि ज़्यादा वो पानी आगे तक नुकसान ना पहुँचाए, और दूसरा हमने वहाँ से रेवेन्यू भी जनरेट कर लिया है। तो नौचालन और पर्यटन ये भी इसके लाभ में ही शामिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है औद्योगिक व घरेलू जल पूर्ति। जी हाँ, लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था जल दुर्लभता यानी कि पानी की कमी, वाटर स्कैर्सिटी। बहुत सारे क्षेत्र भारत में ऐसे हैं जहाँ पर पानी की दुर्लभता पाई जाती है। हालांकि पानी बहुत है इस धरती पर, लेकिन स्वच्छ जल जो पीने का जो पानी है वो क्वांटिटी जो है वो बहुत ही कम है। तो हम इंडस्ट्रियल जो हमारे यूजेज हैं और जो पर्सनल जो यूजेज हैं यानी कि औद्योगिक और घरेलू जो जल की आवश्यकताएं जो हैं उनकी पूर्ति भी हम इन्हीं बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के द्वारा कर सकते हैं या इन्हीं बांधों के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बाढ़ नियंत्रण। देखो बाढ़ नियंत्रण नाम से स्पष्ट होगा, यानी कि जब नदियों में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है बारिश की वजह से, वर्षा की वजह से, तो होता क्या है, वहाँ पर आसपास के जो एरिया होंगे वो डूबने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए वहाँ पे बांध बना दिए जाते हैं। उन नदियों के ऊपर, बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं उनके ऊपर बांध बना दिए जाते हैं, और इससे क्या होगा, जो फ्लड कंट्रोल है वो ईजिली हो जाता है, और साथ साथ आर्थिक और जो सामाजिक जो नुकसान होता है उससे बचाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मत्स्य पालन। जी हाँ, प्राथमिक क्रियाकलापों में मत्स्य पालन बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्रियाकलाप माना गया है। इन्हीं नदियों के पानी में हम मछलियों का जो है पालन जो है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और ये भी एक आर्थिक गतिविधि के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स एक बार मैं दोबारा फिर रिवाइज कर देता हूँ इनको। जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, नौचालन और पर्यटन, औद्योगिक और घरेलू जल पूर्ति, बाढ़ नियंत्रण और मत्स्य पालन, ये सारे के सारे पॉइंट नदियों बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उनके लाभ और उद्देश्यों में आप सबको शामिल कर सकते हैं इजिली। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हानि की। भाई देखो, अगर बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, नदियों का जो प्राकृतिक जो प्रवाह है उसको अगर रोक कर हम उस पानी को इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह पे, तो नुकसान तो होगा ही होगा। तो कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। तो आप यहाँ देखिए, ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा 4 पॉइंट्स। पहला है नदी का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध। देखो नदी की एक खास बात होती है, नदी जो अपने प्राकृतिक जो मार्ग जो होता है ना उसको कभी भी नहीं छोड़ती है। आप हिमाचल का एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, मनाली का रिसेंटली का एग्जाम्पल आप देखिए, सब कुछ तबाह कर दिया, क्योंकि वो नदी की जगह थी, नदी के जाने का रास्ता था, और उस रास्ते के अंदर लोगों ने क्या किया, डेवलपमेंट किया, अपने अपने घर बनाए, दुकानें बनाई, मकान बनाए। तो वो हुआ क्या, नदी आई और उन सबको साफ कर गई। तो नदियों का प्राकृतिक प्रवाह जो है वो हम अवरुद्ध करें कब, जब उनके ऊपर बांध बना दिए जाते हैं या इन बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जलीय जीवन प्रभावित। नो डाउट कि एक्वेटिक जो जीव जंतु जो हैं, जलीय जो जीव जंतु हैं, उनका खुद का एक इकोसिस्टम होता है, और हम क्या करते हैं, इस पानी को रोक कर उनके जो इकोसिस्टम है उसके बैलेंस को बिगाड़ने का भी काम कर रहे हैं ना। तो जलीय जीवन क्या होगा, इससे प्रभावित होगा अगर उस पानी को हम रोकेंगे। तो एक तो स्वच्छ जल कंटिन्यू बहता रहे, और उसके अंदर जो जलीय जीव एक्वेटिक जो सिस्टम कंटिन्यू चलता रहे, लेकिन जब हम उसको रोक कर उस पानी को उसका अपने प्रॉफिट के लिए, फ़ायदे के लिए काम में ले रहे हैं, तो पक्की सी बात, जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जलीय जीवन प्रभावित होगा ही होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है स्थानीय समुदाय का विस्थापन। देखो भारत में बहुत सारे ऐसे नदी एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन। रेड कलर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नदी और उसके आसपास में रहने वाले जो लोग हैं उनका जीवन भी तो इन्हीं नदियों से चलता होगा ना, और जहाँ पे वो रह रहे हैं, जिस प्राकृतिक वातावरण में वो रह रहे हैं, वो प्रभावित होता है कब, जब इन नदियों पर बांध बना के इनके पानी को रोका जाता है। नुकसान क्या होता है, सुनिए। देखिए, अगर किसी बड़ी नदी के ऊपर बांध बनाया गया और उसके आसपास जो लोग रहते हैं, अगर उस बांध का पानी जब एकदम से टूटेगा या वो बांध जब टूटेगा, तो सबसे ज़्यादा खतरा उसी आसपास के समुदाय या स्थानीय लोगों को होगा। दूसरा, अगर वहाँ पे वो बांध बनाए जाते हैं तो उनके लिए आसपास में कंस्ट्रक्शंस का भी काम किया जाता है। इससे वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके जो घर हैं वो विस्थापित करने का काम किया जाता है। स्पेशली जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इसमें भी स्टार्टिंग में ऐसा ही हुआ था।
तो स्थानीय जो लोग हैं उनको शिफ्ट किया गया है दूसरी जगह पे, ये बोल के कि भैया आपको दूसरी जगह पे अच्छे मकान बना के दिए जाएंगे, आप इस जगह को खाली कर दीजिए। तो वो अपने प्राकृतिक जो निवास है उनको खाली करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। तो ये भी एक इसका नुकसान माना गया भाई। फिर क्या है, मृदाक्षरण। मृदाक्षरण कैसे होता है, आप देखिए कि एक ही जगह पर जब पानी इकट्ठा रहता है तो धीरे धीरे तलछट जमा होता रहता है, और तलछट जमा होने के कारण जो मिट्टी जो है, वो जो नीचे वाली जो मिट्टी है, उस मिट्टी के पोषक तत्व तो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसमें नया जो पानी है या पानी की जो बहती हुई जो मात्रा है वो आती नहीं है। फिलहाल क्या होगा, मृदा का क्षरण होगा। ये भी तो नुकसान ही है। तो इस तरह ये हम पॉजिटिव पॉइंट्स और ये हम नेगेटिव पॉइंट्स कंसिडर करते हैं किसमें, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के लाभ और हानि के अंदर। ठीक है, तो इनको आपको डिटेल से लिखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर बच्चों। यहाँ तक क्लियर होगी बात? ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके लास्ट पॉइंट पे, वर्षा जल संग्रहण। देखो, बारिश का पानी आता है, बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, तो क्यों ना हम इस पानी को बचाने का तरीका देखें। हालांकि आपकी एनसीईआरटी की इसी टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे दे रखे हैं जिसमें प्राचीन भारत के अंतर्गत इस पानी को बनाने के लिए अलग अलग कृतियाँ या सिंचाई तंत्र को मजबूत करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए थे। अगर मैं इसकी बात करता हूँ वर्षा जल संग्रहण की, तो यहाँ पे आपको कुछ एक नाम नज़र आएंगे। देखो, सबसे पहला जो नाम है वो है गुल और कुल। ये जो पहाड़ी और जो पर्वतीय क्षेत्र जो है ना, उनके अंदर हम क्या करते हैं, पर्वतीय जैसे पश्चिमी हिमालय जैसे जो क्षेत्र हैं उसमें वाहिकाएँ जो नदियाँ जो आती हैं उनका जो रास्ता है उसको बदल कर सिंचाई के लिए यूज़ कर लिया जाता है। तो गुल और कुल पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने का या वर्षा जल का प्रयोग सिंचाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार छत वर्षा जल जो है, एग्जाम्पल बताता हूँ, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसमें प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण के लिए कंपलसरी किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाढ़ जल वाहिकाएँ, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बाढ़ का जो पानी आता है उसके लिए नलिकाएँ निकाल दी जाती हैं, ताकि वो जो बाढ़ का जो पानी इकट्ठा हुआ है वो दूसरे कामों के लिए प्रयोग में ले लिया जाए। कई जगहों पे गड्ढों का निर्माण भी किया गया है, यानी गड्ढे क्यों, जैसे बारिश होती है तो वो पानी सीधा उन गड्ढों के अंदर डल जाता है और साथ में होता क्या है, वो पानी किसी न किसी दूसरे काम में प्रयोग में ले लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टांका। यहाँ पे टांका क्या है, तो राजस्थान से संबंधित ये टर्म है। टांका का मतलब है पानी का एकत्रीकरण करना किसी न किसी तरीके से। जब बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया जाता है एक विशेष जगह के ऊपर, बड़े बड़े टांका, टंकी के रूप में, टंकी आप समझते होगे ना, तो उसी टंकी का बड़ा रूप कहलाता है टांका। हालांकि राजस्थान के अंदर जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्टार्ट हो चुकी थी, पहले काफ़ी टाइम से ये चल भी रही है, तो बहुत कम क्षेत्रों में, लेकिन आज भी जिन क्षेत्रों में ये टांका प्रणाली है वहाँ पे आप देखना बहुत सारे घरों में ये सिस्टम बना रखा है वो पानी को इकट्ठा करने के लिए। और एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख रखा है, बांस की ड्रिप सिंचाई प्रणाली, यानी बांस जो बैम्बू जो होता है उसको, उसके पाइपों को लगा दिया जाता है, फिर धीरे धीरे उसमें पानी रिस रिस कर वो पानी इकट्ठा होता रहता है, उसे हम कहते हैं बांस की ड्रिप सिंचाई प्रणाली। उसी पानी का प्रयोग फिर सिंचाई के लिए किया जाता है। तो ये कुछ एक तरीके हैं बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए या वर्षा जल संग्रहण के लिए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मेथड अपनाए जाते हैं। आपकी इस बुक के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसलमेर में खादीन और जोड़ तो आप जो ग्रामीण समुदाय में जो लोग रहते हैं वो अच्छी तरह समझते हैं जोड़ शब्द का अर्थ क्या होता है। तो राजस्थान में खादीन और जो जोड़ हैं उसी तरह के एग्जाम्पल है। पश्चिम बंगाल में क्या करते हैं लोग, बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएँ, ये लिखा ना मैंने, बाढ़ जल वाहिकाएँ, ये पश्चिमी बंगाल का एग्जाम्पल है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान का एरिया भी है। एक यहाँ पे एक टर्म और लिखी है मैंने, पालर पानी। ये पालर पानी क्या है, देखिए याद रखिए, राजस्थान में बारिश के पानी को ही पालर पानी कहा जाता है। ठीक है, तो बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं किसी न किस तरीके से। जैसे आप देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी छतों का जो आकार है वो इस तरह वी आकार में बनाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पानी धीरे रिस कर नीचे, और नीचे यहाँ पे वो पाइप लगाते हैं और फिर वो जो पानी है यहाँ से रिस कर धीरे धीरे नीचे टंकी के अंदर इकट्ठा होता रहता है। तो ये तरीके हैं जो आपकी अपनी इस एनसीईआरटी की बुक में बताए गए हैं। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है, और चेरापूंजी और मासिनराम जैसे जो क्षेत्र जहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है वहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, इस बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं। तो ऑल ओवर अपने इस चैप्टर के अंदर यही बहुत कुछ था। जल संसाधन के सेकंड पार्ट में मेनली जो फोकस किया गया है वो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं क्या हैं, उनके क्या लाभ हैं, हानि हैं, और कैसे हम वर्षा जल संग्रहण के तरीके को अपना सकते हैं, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये आपको पॉइंट्स इसके अंदर कवर करने। इससे फालतू इस चैप्टर में तो आपकी वही कुछ भी नहीं है। रही बात इसके क्वेश्चंस की,
तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो मैंने आपको अभी करवाया है इसमें से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है और वो है आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। जी हाँ, या फिर आपको ऐसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए। या परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियाँ जो आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण और भंडारण कर सकते हैं, आप इसके बारे में बताइए। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर कवर करनी है। अब देखिए बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, आप गौर से देखिएगा, इसमें आपको दिख रहा होगा इजीली। तो ये आपकी इसी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। ठीक है, फिलहाल भाई मेरे को लगता है आपके इस टॉपिक में इससे ज़्यादा कुछ बचता ही नहीं है, लगभग सारी की सारी चीज़ें मैंने कवर करवा दी हैं। फिर भी आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपको भारत का, इंडिया का ये मैप बनाना आता है तो आप इजीली नंबर ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको होगा क्या, आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मैप बनाना जरूर आना चाहिए। कौन कौन से राज्य में हम बात करें वर्षा जल संग्रहण की, थोड़ा सा उसका मैप का, जैसे अगर बात मान ली जाए भारत में नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो आप इस तरह नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनको दर्शा सकते हैं, या साउथ के जो राज्य हैं उनको दर्शा सकते हैं आप वर्षा जल संग्रहण के तरीकों में। इससे आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं और एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे ने बहुत अच्छी मेहनत की है। तो फिलहाल अपने इस टॉपिक में आज के लिए इतना ही। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर करिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो मेरी पैसिव वॉइस से रिलेटेड होगी। इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पैसिव वॉइस, जी हाँ, उसको हम पढ़ेंगे। फिलहाल अपने इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू सो मच।